हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स 7 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम 7 मार्च को जो आपका केमिस्ट्री का पेपर आएगा उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपका 7 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर आएगा। तो ये केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर है, ऐसे ही 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं पूरे पेपर को आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो 7 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार केमिस्ट्री में 70/70 और इस पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। जो आपका ये पेपर है, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन लिखकर लाया हूं और आपको पूरा पेपर जो है उसको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम इस वीडियो में भी सॉल्व करेंगे, यानी कि पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन, ठीक है। और पेपर कैसा आता है वो सब कुछ मैं इस क्लास में बताने वाला हूं। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो टोटल 70 नंबर का आता है, ठीक है। इधर आपका पेपर कोड लिखा रहेगा, इधर अनुक्रमांक और नाम आपको लिखना होगा पेपर में, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, टाइम मतलब पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, कुछ नोट आपको दिए जाएंगे। नोट का मतलब कुछ निर्देश। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट होता है वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, यानी कि जहां पे आपको कैलकुलेशन करने को दिया जाए वहां पे कैलकुलेट कीजिए और जितने भी पद हैं सारे पदों को आपको लिखना है। तीसरा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जो भी प्रश्न दिया गया उसका आंसर लिखिए, ठीक है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस तो आएंगे ही आएंगे, तो जहां पे आवश्यक हो वहां पे आपको रिएक्शन भी देना है, ठीक है। तो ये था कुछ नॉर्मल जानकारी। अब हम देखेंगे पेपर हमारा कैसा आएगा। देखो, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, टोटल आपको 6 नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ही दिया जाता है, ठीक है। देखो, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे कहा है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, मतलब अगर आप लोग तनुता को बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो अगर आप लोग तनुता बढ़ाएंगे, जैसे कोई विलयन है, ठीक है, उसकी आप तनुता को बढ़ा रहे हैं। तनुता का मतलब जैसे आपने मान लीजिए कि आपने चीनी पानी घोला, ठीक है, एक गिलास में, उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी की थोड़ा चीनी के अकॉर्डिंग कम है, ठीक है, तो वो सांद्र विलयन होगा। और अगर आप लोगों ने पानी ज्यादा डाल दिया, चीनी कम ही रह गया, तो भैया तनु हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा ना विलयन, उसी को तनुता बोलते हैं। तो फर्स्ट है बढ़ती है, सेकंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। खा वाला देखो, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। बताइए इसमें से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम। फर्स्ट है 1% ग्लूकोज, सेकंड है 1% सोडियम क्लोराइड, थर्ड है 1% कैल्शियम क्लोराइड और फोर्थ है 1% सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1% कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 जो है इसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा होगा कंपैरिजन दिस थ्रीज, यानी कि इन तीनों के तुलना में। गा देखो, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है, मतलब जल का विद्युत अपघटन कराया गया और जल के विद्युत अपघटन में जो बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात होगा वो क्या होगा। फर्स्ट है 2:1, सेकंड है 8:1, थर्ड है 16:1, फोर्थ है 1:4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 8:1। मतलब अगर जल के इलेक्ट्रोलिसिस से, जल के विद्युत अपघटन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है, उसका जो भारात्मक अनुपात होता है वो 8:1 होता है, सेकंड ऑप्शन राइट। घा देखो, अभिक्रिया 2H2O2 that gives out 2H2O plus O2 के लिए Y = KH2O2 है, मतलब ये अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, ये अभिप्राय है, मतलब ये किस कोटि की अभिक्रिया होगी बताइए। देखो यहाँ पे जो H2O2 दिया गया है इसके घात सिर्फ 1 है, ठीक है, देखो घात के ऊपर 2 नहीं है, सिर्फ 1 है, तो भैया ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, सिंपल सा है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है।
अंगा नंबर देखो, नाइट्रोजन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। मतलब अगर आप लोग नाइट्रोजन का नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो क्या मिलेगा। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, C6H5NO2, इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। जब इसका उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो क्या मिलेगा। फर्स्ट है बेंजिल एमीन C6H5NH2, इसे एनिलीन भी बोलते हैं। सेकंड है C6H5NHOH, थर्ड है एजोबेंजीन, फोर्थ है पैरा एमिनोफिनॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड C6H5NHOH, ये बनेगा। अगर आप लोग नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं तो आपका C6H5NHOH बनेगा। चा वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। बताइए इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया को नहीं देता है। फर्स्ट है HCHO, सेकंड है CH3CHO, थर्ड है CCl3CHO, फोर्थ है CH3 का होल थ्राइड CCHO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड CH3CH2CHO। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो ये आपका हो गया टोटल का खा गा घा अंगा चा करके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भैया, अब चलते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, 2-2 नंबर के आते हैं और इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो टोटल 4 यहां पे 4 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर, फिर 4 क्वेश्चन रहेंगे 8, 16 नंबर के आएंगे। इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन मैं पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लेना, विथ सॉल्यूशन। देखो दूसरे का है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखो। विशिष्ट चालकता क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। देखो विशिष्ट चालकता इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब अगर सिंपल समझे तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, मतलब केमिस्ट्री में इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, फिजिक्स में सिग्मा से। ठीक है, अब कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है। देखो रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ ही होगा। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसका मात्रक बताइए। इसका मात्रक जानने से के लिए आपको पहले रो का मात्रक निकालना होगा। देखो रो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है RA/L। देखो ये मैं पहले बता चुका हूं, जिसने नहीं देखा वो यहां पे देख लें। रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है RA/L, जहां पे R है प्रतिरोध, A है आपका क्षेत्रफल, L है लंबाई। तो रो का मात्रक क्या होगा। देखो R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और अपान L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। देखो मीटर स्क्वायर से मीटर कटा तो 1 मीटर ऊपर बचेगा, तो रो का मात्रक आया ओम मीटर। अब चूंकि कप्पा का मात्रक कैसे निकालेंगे, कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है, तो रो का मात्रक है ओम मीटर। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कप्पा का मात्रक आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके कई और मात्रक होते हैं, नीचे मैंने लिखा है, कोई भी आ जाए आपको टिक अच्छे से करना है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है, या महो सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। ये सब इसके मात्रक हैं, मतलब कोई भी आए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खा वाला क्वेश्चन है, 2 द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिमी है। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बाकी के आप सभी आंसर देखिए। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर के छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। तो देखिए इसका भी रीजन मैं बता देता हूं। अगर आप लोग सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालते हैं तो घोल नीला क्यों हो जाता है, इसका रीजन देखो यहां पे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, विद्युत रसायन का। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः यह AgNO3 से निम्न अभिक्रिया देगा, सिल्वर नाइट्रेट से निम्न अभिक्रिया देगा। देखो क्यों, आखिर सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। तो देखो चूंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। अब श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है,
अतः ये AgNO3 से निम्नलिखित अपक्रिया देगा। देखो अपक्रिया क्या है, जब कॉपर AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया करेगा तो Cu2+ आयन बनेगा, 2NO3- आयन बनेगा और 2Ag बनेगा। इस प्रकार विलयन में क्यूपरिक आयन जो आपका Cu2+ है, ये क्यूपरिक आयन है, ये विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्योंकि यहां पे जब आपने कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया तो आपका क्यूपरिक आयन बना, NO3 आयन बना और Ag बना। तो इस प्रकार विलयन में क्यूपरिक आयन जो Cu2+ है, इसी की उपस्थिति से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला हो जाता है, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो क्यूपरिक आयन बनता है, इसीलिए जो घोल है वो नीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर, नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां लिखिए। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला मैंने बताया C6H5NO2, इसको बनाने की दो विधियां। तो देखो घ, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, देखो अभी बहुत सारी चीजें हम सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से आपको देखना सॉल्यूशन मैंने पहले से ही लिखा है। देखो नाइट्रोबेंजीन बनाने की पहली विधि है बेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन को आप बेंजीन से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो आपको करना क्या है, बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, देखो नीचे लिखा है बेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करानी है। सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में लगभग 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको करानी है बेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से, तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। देखो यहां से C6 गया, C6 हो गया, H5 चला गया, देखो H5 गया, एक H यहां पे बचा है, यहां से NO2 ले लो, हमने NO2 ले लिया। देखो यहां से C6H5 गया और यहां से NO2 निकल गया, बचा क्या, एक H यहां बचा, एक H यहां बचा और यहां पे O बचा, क्योंकि दो O ऑलरेडी निकल चुका है तो H2O बाहर निकल गया, सिंपल सा है। ये आपका C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो बेंजीन से कैसे नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, बेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा और जल निकलेगा। दूसरी विधि है बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। देखो ये आपका है बेंजीन डाइएजोनियम लवण, यानी कि बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर N2Cl है, या आप लिख सकते हैं C6H5N2Cl, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को। ठीक है, C6H5N2Cl, ये भी वही सेम चीज है। ठीक है, तो इसकी अपक्रिया हम लोग HBF4 से कराएंगे, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल। ठीक है, तो हमारा ये मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, N2 हो गया, यहां से BF4 भैया, BF4 जो है इसमें जुड़ गया। ठीक है, और HCl, देखो H और Cl बाहर निकल गए, N2 में ये BF4 जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा बना बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये बन गया। अब इसकी अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड से कराएंगे NaNO2 से, Cu की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे किसको, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट को, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। मतलब यहां पे N और O2 जुड़ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बेंजीन डाइएजोनियम लवण से भी नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये दो विधियां थी नाइट्रोबेंजीन बनाने की। ठीक है, तो यहां पे हमारा काखा गघा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर में, 2-2 नंबर में 8 नंबर आपको मिलेगा। तीसरे का देखो, इसका भी मैं आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो क्या है, देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब निकालना आपको दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है लड़ाई के लिए। ठीक है, 2 नंबर में ये भी रहेगा। तो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना करो। सोडियम का अणुभार 23, क्लोरीन का 35.5। अब देखो यहां पे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसको 200 मिली जल में घोला गया है, तो 5.85। बताइए इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है। मैंने बताया था विलयन जो है दो चीजों से, दो घटक होते हैं विलयन के, विलेय और विलायक। जिसकी मात्रा विलयन में कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। तो देखो यहां पे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और यहां पे 200 मिली जल है, तो कौन ज्यादा है, ये 200 मिली वाला ज्यादा है, तो ये विलायक हो गया और जो कम है वो विलेय हो गया। ठीक है, तो यहां पे अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान आपको देना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें विलेय का भार दिया गया है, विलेय का भार ये कितना दिया गया है भैया, ये हमें दिया गया है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालते हैं विलेय का अणुभार। ठीक है,
विलेय का अणुभार। अब अणुभार को कैसे निकालोगे? देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड का अणुभार कैसे निकालेंगे? सोडियम का जो अणुभार है और क्लोरीन का जो है, दोनों को जोड़ दो तो देखो यहां पे 23 है सोडियम का और 35.5 है क्लोरीन का, दोनों को जोड़ोगे तो 58.5 आएगा। ये मैंने क्यों निकाला अणुभार? क्योंकि विलयन की जो मोलरता होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या पता होगा तभी तो आप मोलरता निकाल पाएंगे। तो अब हमें विलेय का भार, विलेय का अणुभार दोनों पता है, हम विलेय के मोलों की संख्या पहले निकाल लेंगे। ध्यान देना, विलेय के मोलों की संख्या, इसको निकालने के लिए हम विलेय का भार और अणुभार को डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, दोनों को डिवाइड कर दो भैया तो हमारा आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। देखो कैसे डिवाइड करोगे? देखो विलेय का भार कितना है, ऊपर देखो 5.85, ठीक है, और विलेय का अणुभार कितना है 58.5, ठीक है। अब इसको कैसे कट करोगे? देखो 5.85 है, ये 58.5 है, ये 5.15 1 जा 5.15 और 10, ठीक है, ये 10 गुना है 58.5 जो है, तो ये हमारा कितना आ गया साइड में 1/10। इसको भाग दे देंगे हम भैया, यहीं पे भाग दे देंगे। 10 को 1 से भाग दोगे तो वो 0.1 आएगा, ठीक है, 0.1 मोल आएगा। यहां पे मोल मैं लिख देता हूं, मोलों की संख्या हम निकाल रहे हैं ना, तो 0.1 मोल। तो ये आ गया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब भैया एक चीज और आपको दिया गया है, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। दूसरा हमारा है 200 मिली जल में घोला गया है, ठीक है। तो ये आपका विलयन का आयतन दिया गया है, तो यहां पे हम लिख देंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। तो विलयन का आयतन हमें दिया गया है 200 मिलीलीटर। अब इसको भी क्या करेंगे हम, लीटर में परिवर्तित कर देंगे। देखो अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, किससे 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 200 को 1000 से डिवाइड करना होगा। 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 2/10 बचा, ठीक है, 2/10 बचा। इसको भी कट करेंगे तो हमारा जब आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 कितना आएगा, ये यहां पे ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहां पे आपका आ जाएगा 10 1 जा 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 0.2 आएगा, ठीक है, 0.2 लीटर शायद आएगा, 0.2 लीटर। अब ये लीटर में बदल गया, देखो 0.2 लीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया विलयन का आयतन। क्या आ गया, विलयन का आयतन, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे विलयन की मोलरता, एक फॉर्मूला होता है वही रखेंगे, ये हमारा निकल जाएगा। विलयन की मोलरता, बस दोनों को डिवाइड कर देना। इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, और अपान विलयन का आयतन लीटर में। ये फॉर्मूला होता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, एक तो विलेय के मोलों की संख्या वाला और ये विलयन की मोलरता वाला, ठीक है। आयतन लीटर में, ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइड कर दो दोनों को। देखो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, ऊपर देख लेते हैं हम लोग। ये देखो 0.1 आया था और विलयन का आयतन कितना निकाला हमने, 0.2 निकाला। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0.1 अपान 0.2। देखो दशमलव से दशमलव कटा, क्योंकि एक अंक बाद लगा तो 1/2 आया। अब 1/2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विलयन की मोलरता, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी, जब भैया 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। और विलयन की मोलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। क्यों है,
क्योंकि देखो विलेन की मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेन का आयतन लीटर में, तो विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक मोल और विलेन का आयतन जो है लीटर में, तो मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा और यही आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है बिल्कुल से, एक तो आपको ये विलेन की मोलरता वाला और एक आपको याद रखना है ये ऊपर वाला फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या वाला। बस हो गया, सिंपल सा है, बस ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। खा वाला देखो, ये भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो क्या है, ध्यान से समझना। 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, 0.20 मोलर के Cl विलेन की चालकता 0.02485 सेंटीमीटर इनवर्स है। शायद यहां पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। इसका मोलर चालकता का, इसके मोलर चालकता का परिकलन करो। तो देखिए यहां पे जो चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो 0.02485 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। साइमन यहां पे नहीं लिखा था। इसकी मोलर चालकता का परिकलन करो। तो इसमें करना क्या है, देखो ये हमें मोलरता दिया गया 0.20 m जो है ये मोलरता दिया गया, क्योंकि कैपिटल M जो है ये मोलरता का मात्रक होता है, मोलरता को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पे हमें मोलरता दिया गया है, मोलरता, इसको हम लोग m से डिनोट करेंगे। ये हमें दिया गया है 0.20 मोल, ठीक है, ये मोलर। अब देखिए विलेन की चालकता हमें दी गई है, विलेन की चालकता को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं, मतलब विशिष्ट चालकता, ठीक है। कप्पा इक्वल टू दिया गया है हमें 0.02485 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें चालकता दी गई, ठीक है। इसकी मोलर चालकता आपको निकालनी है, इसको लैम्डा m से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वही लगा देना, काम खत्म। मोलर चालकता का, मोलर चालकता, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा m से। ये फॉर्मूला होता है आपका कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता, ठीक है। ये मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है, बस इसी पे रख देंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे। तो लैम्डा m इक्वल टू आ जाएगा, कप्पा की वैल्यू है देखो 0.02485 इंटू 1000 है, इसको तो ऐसे रहने देंगे, अपान मोलरता की वैल्यू देखिए 0.20 है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो। लैम्डा m इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखो जब आप इसको डिवाइड गुणा करोगे भैया, 1000 है तो ये 0.3 अंक इधर आ जाएगा, 1 2 3, ये आ जाएगा आपका 24.85 इतना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक इधर खसकेगा, तो 1 2 3 इतना आ गया, अपान नीचे है 0.20, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे भी हम इसको कट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम इस तरह से करेंगे, देखिए कैसे। ये आपका जो आंसर आएगा 24.8, देखिए कितना है, देख लेते हैं यहां पे 24.85, ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब देखिए यहां पे चाहे आप लोग दशमलव से दशमलव कट भी कर सकते हैं, या तो आप एक काम कीजिए, ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 100 से गुणा कर दीजिए, थोड़ा सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा 24, देखिए 100 से गुणा होगा तो दशमलव इधर जाएगा, तो ये 2485 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, ये दशमलव पीछे जाएगा 2 अंक, तो 20 आ जाएगा। बस इसी को डिवाइड कर दो आप, 2485 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो अप्रॉक्स जो आपका आंसर आएगा वो लगभग 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 124 आएगा, अप्रॉक्स इतना आएगा, दशमलव कुछ, ठीक है। तो बाकी आप करके देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा लगभग आएगा 124 साइमन, ठीक है, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, यही मोलर चालकता निकल आएगी। थोड़ा कैलकुलेट करके अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, सारा प्रोसेस पता चल गया, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए इसमें गा वाला क्वेश्चन रहेगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। देखो ये रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का क्वेश्चन है। अब मैं सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, बाकी के सॉल्यूशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है।
एक्टिनाइड, घा है एक्टिनाइड्स का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करो। ये डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। तो टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी 2-2 नंबर के 8 नंबर के रहेंगे, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर के रहेंगे, 8 नंबर ऊपर 8 नंबर नीचे। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं हम लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, एक दंती या एक दंतुर लिगैंड क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए लिगैंड्स क्या होते हैं, इनके प्रकार, एक दंतुर, द्विदंतुर, उभय दंतुर, इनको पढ़ लेना। ये हमारे चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर आपको दिलाएगा। खा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसको बताइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एमीन चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। गा, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्यों, ये बताइए। घा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई में, ई नॉट में संबंध लिखिए। 3 नंबर। यहां पे 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर आपको मिलेगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, 3 नंबर वाला। ठीक है, और मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करा था मैराथन क्लास का, उसमें इन सबको मैं आपको बता चुका हूं, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो कुछ भी है सब मैंने बताया। अभी शाम को भी क्लास चलेगी मैराथन वाली। 5 का है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना, मतलब इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल से सॉल्व करना। सॉरी, चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल है, 4 नंबर। ये 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है। खा, हाइलोएल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN2 की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी 4 नंबर में आएगा। SN1 एंड SN2 रिएक्शन चैप्टर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलोएल्केन तथा हाइलोरेन में, तो इसको भी पढ़ लेना। गा, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। उपसह संयोजन यौगिक का क्वेश्चन है, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। वर्नर सिद्धांत मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, कल जो मैंने क्लास दिया था मैराथन वाला, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। घा, एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, 4 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। तो यहां पे भी 4-4 क्वेश्चन वाले, 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले 16 नंबर आपको मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो 16 और 12 28 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे हम लोग चलेंगे। 5 नंबर वाले 6 का है, देखो ये 20 नंबर का आता है। ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो, फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। मतलब ऐसे आपको 2 रिएक्शंस देना है जिससे ये सिद्ध होता हो कि फिनॉल जो है वो एसिडिक होते हैं, फिनॉल अम्लीय होते हैं, और फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल से करना। अथवा लगा है, फिनॉल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। 5 नंबर में ये भी आता है, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के यूजेस। तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक-एक करना होगा, सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे। ऐसे देखो, खा वाला मैंने बताया था क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे कि रिएक्शन आएंगे, तो खा है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दो। 1-1 नंबर का आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट है, मेथिल क्लोराइड की क्रिया केसियन से होती है, मतलब मेथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से होगी, तो क्या बनेगा, केवल रासायनिक समीकरण देना है, आपको प्रोडक्ट बना के दिखाना है। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग विलैन के साथ अपक्रिया करता है, क्या होता है, क्या बनता है जब फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग विलैन के साथ अपक्रिया करता है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनेगा। चौथा, बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाएगा, तो क्या बनेगा। केवल रिएक्शन बताना है, 1-1 नंबर में इतना ही है। 5वां, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडीन के साथ की उपस्थिति में किया जाता है। तो 5 नंबर का ये 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। केवल केमिकल रिएक्शन नहीं जानते हो, अथवा लगा है कैसे प्राप्त करोगे कि रिएक्शन होंगे, इसमें भी केवल रासायनिक समीकरण देना है। मतलब इसमें आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया जाता था, आपको उत्पाद प्रोडक्ट बताना था, क्या बनेगा। यहां पे दोनों दिए जाएंगे, बस बीच का प्रोसेस बताना है। देखो फर्स्ट है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एसिडिक अम्ल कैसे बनाओगे, कैसे प्राप्त करोगे, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिया गया। दूसरा, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाओगे। तीसरा, एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड कैसे बनाओगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। चौथा, फिनॉल से टॉल्यूइन कैसे बनाओगे, और 5वां, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाओगे। 1-1 नंबर के देखो, आप लोग सर्च करोगे अगर यूट्यूब पर क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, कैसे प्राप्त करोगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, तो आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 का है विस्तृत उत्तरीय, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो तथा अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। फॉर्मिक अम्ल हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। फॉर्मिक अम्ल की फेहलिंग विलैन तथा टॉलन अपकर्मक के साथ क्या क्रिया होती है। 5 नंबर अथवा लगा है।
एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की क्विक विनेगर प्रक्रम की विधि का वर्णन कीजिए। इसकी PCl5 के साथ अपक्रिया तथा इसका एक परीक्षण भी लिखिए। देखिए हमारे सेकंड केमिस्ट्री चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान में रखना। देखो प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना तथा विकृतीकरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अथवा लगा, ये जैव अणु चैप्टर का दोनों क्वेश्चन है। ग्लूकोसाजॉन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल को ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा लास्ट। तो टोटल अगर इस पेपर को देखा जाए तो 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शायद कितने नंबर का आपका 16 नंबर का शायद आपका कौन सा क्वेश्चन आता था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब हाँ 16 नंबर का, ठीक है। और आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 12 नंबर का एक था और 16 नंबर का एक था, ठीक है, यानी कि टोटल 28 नंबर। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका था 20 नंबर का। टोटल जोड़ो कितना हुआ, देखो 16, 6, 22, 22 और 12 कितना होगा 34, 34 और 16 कितना 50, 50, 20, 70 नंबर का टोटल पेपर ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो पेपर पैटर्न समझा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने समझे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, अभी आगे भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।